संहिता पढ़ाई जाएगी तो बहुत हद तक गौ माता के बारे में उसके दूध का क्या लाभ है, घी का क्या लाभ है, गौमूत्र के क्या क्या लाभ है, ये सब उनको भी समझ में आएगा। अभी चूंकि पढ़ाई अंग्रेजी वाली दवाई है तो दिमाग भी अंग्रेजी है, तो सोच भी अंग्रेजी है, कपड़ा भी अंग्रेजी है, विचार भी अंग्रेजी है। मुझे लगता है कि जब भारतीय चिकित्सा व्यवस्था लागू होगी तो इसका योगदान होगा। दूसरा बाबूजी, मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भारत में योग को अनिवार्य किया जाए 8वीं तक। सरकार को नोटिस हो रखा है, अभी उस पर काम चल रहा है, नीति आयोग उस पर काम भी कर रहा है। योग जब अनिवार्य होगा तो योग पढ़ाया भी जाएगा। जब योग पढ़ाया जाएगा तो फिर से गौ माता बीच में आएंगी। बिना गौ माता को पढ़ाए योग परफेक्ट नहीं हो सकता, योग पूर्ण नहीं हो सकता, तो वहां से भी गौ माता को पढ़ाया जाएगा। एक मेरी पीआईएल त्रिभाषा के ऊपर चल रही है। संविधान कहता है कि सबको 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और संविधान में 2 भाषाओं के लिए सीधे सीधे डायरेक्शन है, हिंदी और संस्कृत के लिए। संविधान कहता है कि सभी भारतीयों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो यह हुआ कि भाई इतनी सारी भाषाएं हैं, तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि अपनी अपनी मातृभाषा तो सभी राज्य सरकारें पढ़ाएंगी, लेकिन और हिंदी और संस्कृत ये सबको आना चाहिए, इसलिए इसकी ड्यूटी केंद्र सरकार को दे दिया। तो केंद्र सरकार की ड्यूटी यह सुनिश्चित करे कि हिंदी और संस्कृत सबको लिखना, पढ़ना, बोलना है। संस्कृत लोग अगर पढ़ना सीख लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है रामायण भी पढ़ना सीख जाएंगे, भगवत गीता भी पढ़ना सीख जाएंगे, वेद भी पढ़ना सीख जाएंगे। हमने अपनी तरफ से सरकार को यह सुझाव दिया है कि आप 3 भाषा पढ़ा भी रहे हो, पढ़ाया जाता है। जैसे यहां पे भी आप एक हिंदी पढ़ते होंगे, एक संस्कृत पढ़ते होंगे और एक, मुझे लगता है चूंकि हिंदी भाषी है तो एक अंग्रेजी पढ़ते होंगे, ऐसे पढ़ते होंगे। गुजरात में एक गुजराती पढ़ाई जाती है और एक हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती है। 8वीं तक संस्कृत पढ़ा रहे हैं लोग, हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये हो रही है, वो हिंदी पढ़ाते समय प्राइवेट किताबें पढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अल्टीमेटली हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी का व्याकरण आना चाहिए। रामचरितमानस से बढ़िया काव्य कहां है? तो हमने ये सजेस्ट किया है कि आप हिंदी में कोई प्राइवेट किताब पढ़ाने की बजाय रामचरितमानस पढ़ाइए। संस्कृत पढ़ाई जाती है, आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा होगा, लेकिन प्राइवेट किताब पढ़ाई जा रही है। हम कह रहे हैं संस्कृत पढ़ाने में आप केवल वेद पढ़ाइए। अंग्रेजी आपको पढ़ाई जा रही है, लेकिन प्राइवेट किताब पढ़ाई जा रही है। हमारा यह कहना है भगवत गीता अंग्रेजी में उपलब्ध है, तो भगवत गीता पढ़ाइए। बच्चा ग्रामर उसी में सीख लेगा, सेंटेंस उसी में सीख लेगा, लिखना पढ़ना उसी में सीख लेगा, और हाथ के हाथ कहते नहीं एक पंथ दो काज, हिंदी भाषा सीखेगा, राम के आदर्शों को भी सीखेगा, रामचरितमानस सीखेगा, संस्कृत भाषा भी सीखेगा, वेद भी सीख लेगा, अंग्रेजी भाषा भी सीखेगा, भगवत गीता भी सीख लेगा। और वो आवश्यक भी है इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश की शांति के लिए, इस देश में खुशहाली के लिए, भारत को सबल बनाने के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को समावेशी बनाने के लिए, भारत को सुरक्षित बनाने के लिए, भारत का संपूर्ण विकास करने के लिए आवश्यक है कि भारत में फिर से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को प्रस्थापित किया जाए। एक जो बाबूजी भेद आया है, जो जातिवाद की एक समस्या आई है, या जातिवाद से ज्यादा जो ऊंच नीच की भावना आई है, यह ऊंच नीच की भावना भी इसी मैकाले शिक्षा के कारण आई है। नहीं तो राजा रघु, भगवान राम के परदादा, उन्होंने समान शिक्षा लागू किया था, और उसका नतीजा था कि राजा दशरथ जो क्षत्रिय परिवार के थे और सुमंत जो नाविक के परिवार के थे, एक साथ एक ही स्कूल में, एक ही गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे। भगवान राम राजकुमार, क्षत्रिय, निषाद राज एक साथ एक ही गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे।
कृष्ण, राजकुमार, सुदामा, गरीब एक साथ एक गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे। चाणक्य तक हमारे देश में समान शिक्षा व्यवस्था थी। जो शिक्षा व्यवस्था हमारी गड़बड़ाई है वो ज्यादा डिफॉर्म हुई मुगलों के टाइम में, और उससे भी ज्यादा डिफॉर्म हुई अंग्रेजों के टाइम में। पहले मंत्री, राजा और गरीब का बच्चा एक साथ पढ़ता था। आज की डेट में मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग है, कप्तान और कलेक्टर के बच्चे की किताब अलग है, क्लर्क और क्या बोलते हैं कलेक्टर के बच्चे की किताब अलग है। ये जो भेदभाव आया है इस मैकाले शिक्षा के कारण आया है। तो इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया है कि भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, सिलेबस करिकुलम एक समान हो। जैसे केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश का एक सिलेबस होता है, वैसे ही पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा। सिलेबस करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? और खासतौर पे तब जब आपका इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम एक है, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम एक है, आर्मी में जाने के लिए एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम एक है, आईएएस का पेपर आपका एक है, क्लैट का पेपर एक है, सारे एंट्रेंस एग्जाम एक, सबका पेपर एक, और 10वीं 12वीं का सिलेबस अनेक। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? मजबूरी में लोगों को कोचिंग में जाना पड़ रहा है। आज के डेट में बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, जब तक वो कोचिंग नहीं करेगा, ना वो एनडीए क्वालिफाई कर सकता, ना क्लैट क्वालिफाई कर सकता, ना इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर सकता, ना मेडिकल क्वालिफाई कर सकता है। कोचिंग माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। यह मैकाले से शुरू हुआ और आगे बढ़ गया। जो दूसरा एक विषय था बाबूजी, जो मुझे लगता है झारखंड से बहुत स्पेसिफिक है और जिसको आप लोग भी फेस कर रहे हैं। एकल केवल पढ़ा नहीं रहा है। मेरा ऐसा मानना है एकल बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण भी रोक रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, समाज की शक्ति और शासन की शक्ति में बहुत अंतर होता है। समाज की स्पीड और शासन की स्पीड में बहुत अंतर होता है। मुगल यहां राज करने नहीं आए थे, ये बिल्कुल फेक नैरेटिव है। मुगल यहां कन्वर्जन कराने आए थे। सत्ता उनको केवल इसलिए चाहिए थी कि सत्ता के बल पे कन्वर्ट करना आसान होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश यहां बिजनेस करने नहीं आए थे, यहां रूल करने नहीं आए थे। एक्चुअल में वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। क्योंकि सत्ता के द्वारा कन्वर्जन आसान होता है, इसलिए उन्होंने पहले सत्ता हथियाई, फिर कन्वर्ट किया। और अंग्रेज कैसे कैसे कानून बनाते थे। नागालैंड में गए, किसी ने बताया नागा हिल्स पे यहां संजीवनी बूटी है। बोले अच्छा संजीवनी बूटी है? बोले क्या होता है? बोले संजीवनी बूटी खाने से आदमी 200 साल जिंदा रहता है। बोले ठीक है जी, कानून बना दो। बंगाल फ्रंटियर एक्ट 1873 1873 में कानून बना दिया। अब इस नागा हिल्स में कोई आएगा तो पहले परमिशन लेगा तब आएगा। अंग्रेज ऐसे ऐसे कानून बनाते थे, उसको मैंने चैलेंज किया। आज भी नागालैंड में आप जाइए तो आपको परमिशन लेके जाना पड़ेगा। इनर लाइन परमिट सिस्टम वहां चल रहा है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण से सोच बदलती है, सोच बदलती है, व्यवहार बदलता है। धर्मांतरण से तीज त्योहार बदलता है। धर्मांतरण से प्रथाएं बदलती हैं। धर्मांतरण से वस्त्र बदलता है। धर्मांतरण से जीवन की शैली बदलती है। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्मांतरण नहीं होता, वो व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं होता, बल्कि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। और धर्मांतरण के ऊपर एक मेरी पीआईएल है। मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुगलों ने धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने धर्मांतरण कराया, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। इसके लिए सठे साठम समाचरे सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा।
मैं आपसे 5 सवाल पूछता हूं, आप उसका उत्तर जोर से दीजिए, जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी बात 5 करोड़ लोगों तक पहुंचे। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं, जरा जोर से बताइए। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन बाबा के अलावा, योगी आदित्यनाथ जी के अलावा और कोई राज्य सरकार उस एनएसए को धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पर लगा नहीं रही है। जिस दिन एनएसए लगना शुरू हो जाएगा, धर्मांतरण रुकना शुरू हो जाएगा। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है, उसके लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम ये यूएपीए। दुर्भाग्यवश राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा रही। यूएपीए लगाना शुरू करेंगी, धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है। मुगलों ने अटैक किया था धर्मांतरण कराने के लिए, अंग्रेजों ने अटैक किया धर्मांतरण कराने के लिए, आज सॉफ्ट तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो ये वेजिंग वॉर हुआ कि नहीं, देश के खिलाफ युद्ध हुआ कि नहीं, इनडायरेक्ट वॉर हुआ कि नहीं? और जो इनडायरेक्ट वॉर होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, सेक्शन है, उसको 121 कहते हैं, जिसमें आजीवन कारावास से फांसी की सजा है। दुर्भाग्यवश पता नहीं जानबूझ के या नादानी में राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। धर्मांतरण एक देशद्रोह है कि नहीं? और देशद्रोह से निपटने के लिए हमारे पास कानून आ गया है, नए वाले में भी आया है, नए वाले में और कठोर आया, पुराने वाले में भी था। दुर्भाग्यवश देशद्रोह की धारा लगती नहीं। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है। एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कराता, पूरा सिंडिकेट होता है। कोई पैसा देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई अपनी बाइक उपलब्ध कराता है, कोई उसको और किसी तरीके से मदद करता है। धर्मांतरण होता है झारखंड में, उसका एक आदमी बॉम्बे में बैठा रहता है, एक आदमी दिल्ली में बैठा रहता है, एक आदमी धनबाद में बैठा रहेगा, एक कोई और बैठा रहेगा। पूरा वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से धर्मांतरण होता है। और इस तरीके से जो संगठित अपराध होते हैं, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, जिसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। महाराष्ट्र में उसको मकोका कहते हैं, गुजरात में उसको गुजकोका कहते हैं, झारखंड, बिहार और इधर उसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि धर्मांतरण कराने वालों पे गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया जाता। जिस दिन धर्मांतरण कराने वालों पे ये 5 कानून लग जाएंगे, एनएसए लगना शुरू हो जाएगा, यूएपीए लगना शुरू हो जाएगा, सेडिशन लगना शुरू हो जाएगा, वेजिंग वॉर लगना शुरू हो जाएगा और गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी, जिहादी और उनके सहयोगी जो उनको पैसा देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, ये सारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे, गारंटी के साथ। इसलिए मैं एकल अभियान से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जब कभी धर्मांतरण की घटना हो, उनसे सीधे लड़ने की बजाय आप रिस्पेक्टिव एसपी को पकड़िए, एसपी से कहिए कि आप इसके खिलाफ एनएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, सेडिशन लगाओ, वेजिंग वॉर लगाओ, गैंगस्टर एक्ट लगाओ। नहीं मानता है, किसी वकील को पढ़िए, एफआईआर कराइए। बहुत जरूरी हुआ मैं खुद संपर्क करूंगा, एसपी से बात करूंगा। हमारी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। वो ऑर्डर मैंने यूपी पुलिस को दिया है। उसके बाद से यूपी पुलिस जब जब धर्मांतरण होता है, एनएसए लगाती है। एनएसए का मतलब 1 साल तक जमानती नहीं होगी। इसी तरीके से घुसपैठ, जो आपके राज्य की बहुत बड़ी समस्या है, आपके राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है, इसका भी समाधान कानून। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, सब कुछ घूस दे के कर लेते हैं। बाद में हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट होता है, उनके पास 6 डॉक्यूमेंट हो जाता है। भ्रष्टाचार के कारण, घूसखोरी के कारण असम में एनआरसी हुई, फेल हो गई। और असम की एनआरसी जो हुई थी, वो वहां पे सर्बानंद सोनोवाल जी, जब वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, तब उन्होंने पीआईएल फाइल किया और उन्हीं के पीआईएल पे ऑर्डर हुआ और असम में एनआरसी हुई। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब वहां एनआरसी शुरू हुई तो वो खुद ही वहां के मुख्यमंत्री थे। जिसकी पीआईएल पे ऑर्डर हुआ एनआरसी कराने का, वही वहां का मुख्यमंत्री हो, अपनी तरफ से कोई गुंजाइश छोड़ेगा क्या? नहीं।
लेकिन उसके बाद भी असम में एनआरसी फेल हो गई। जानते कैसे? पहले तो घुसपैठियों ने 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा लिए, और जब वो रजिस्टर घर घर जाते हैं बनाने के लिए, जब वो लेखपाल पटवारी कानून गए घर घर बनवाने, वहां उन्होंने फिर 2-2 हजार की नोट पकड़ा दिया। और वो लेखपाल पटवारी कानून को इतने समझदार निकले कि दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में एंट्री करते थे, उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। क्यों? जिससे कि रजिस्टर बनने के बाद असम की जनसंख्या वहीं की वहीं रहे, बढ़े न घटे न बढ़े। अगर वो ईमानदारी से करते तो असम की जनसंख्या बढ़ जाती 40-50 लाख। उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, दिन भर में मान लो 20 लोगों से पैसा लिया, 20 घुसपैठियों का नाम जोड़ा, तो 20 असम के लोगों का निकाल देते थे। जब रजिस्टर कंप्लीट हुआ तो पहले घुसपैठिए कह रहे थे ये एनआरसी रोको, एनआरसी रोको। जब रजिस्टर बन गया, असम के लोग बोलने लगे एनआरसी रोको, एनआरसी रोको। ये भ्रष्टाचार इतना खतरनाक है हमारे लिए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना, तो भारत की कम से कम जितनी आपको रूलिंग पार्टियां दिख रही हैं, इसमें एक ही बचेगी बस, बाकी सारी खत्म हो जाएंगी। हाँ, भ्रष्टाचार खत्म, बंगाल में टीएमसी खत्म, आ गया बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी खत्म, आ गया बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, डीएमके खत्म, आ गया तमिलनाडु में बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, अब्दुल्ला महबूबा खत्म, आ गया कश्मीर में बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, यूपी में सपा बसपा खत्म, आ गया बीजेपी का राज। अब आप सोच रहे हो कि बीजेपी क्यों छोड़ दिया? बीजेपी को इसलिए छोड़ दिया, इतना बड़ा परिवार बन चुका, इतना बड़ा संगठन हो गया है, एक एक परिवार 1-1 हजार रुपए दे देना पार्टी को, तो बीजेपी आराम से चंदे पे चलती रहेगी। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां चंदे पे नहीं चल सकती। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां केवल ब्लैक मनी पे चलेंगी, हवाला पे चलेंगी, काला धन पे चलेंगी। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने एक पीएल फाइल किया है कि भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाए, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद किया जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद किया जाए, ये जीएसटी खत्म किया जाए, इनकम टैक्स खत्म किया जाए, टीडीएस खत्म किया जाए, वैट खत्म किया जाए, टोल टैक्स खत्म किया जाए, सारे टैक्स खत्म। केवल एक टैक्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स। और पूरी कैलकुलेशन के बाद बता रहा हूं बाबूजी, केवल 1% देना है। जब जब आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो 100 रुपए का सामान खरीदना है तो आपको 1 रुपए देना है। 1,000 का सामान खरीदना है तो 1,010 रुपए देना है। 1 लाख का सामान खरीदना है तो 1,01,000 देना है। 1 करोड़ का सामान खरीदना है तो 1 करोड़ 1 लाख देना है। ना आपको टीडीएस देना, ना जीएसटी देना, ना इनकम टैक्स देना, ना वैट देना, ना टीडीएस देना। व्यापारियों के लिए टेंशन खत्म। नहीं तो आए दिन कभी जीएसटी इंस्पेक्टर परेशान करते हैं, कभी जीएसटी कमिश्नर परेशान करते हैं, कभी कोई और परेशान करता है, कभी कोई और परेशान करता है, कभी इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज रहे हैं, कभी कोई नोटिस भेज रहा है। और आपको यह भी बता दूं, ये जितना टैक्स वसूलते हैं ना, उसका आधा तो टैक्स वसूलने वाले डिपार्टमेंट के वेतन भत्ते पे चला जाता है। जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट जितना जीएसटी कलेक्ट करता है ना, उसका आधा जीएसटी के चपरासी से लेकर कमिश्नर तक के वेतन भत्ता गाड़ी बंगले पे खर्च हो जाता है। जितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, उसका आधा इनकम टैक्स के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते गाड़ी बंगले पे चले जाते हैं। जब टैक्स खत्म तो डिपार्टमेंट खत्म, जब जीएसटी खत्म तो जीएसटी डिपार्टमेंट खत्म, इनकम टैक्स खत्म तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म, सेल टैक्स खत्म, सेल टैक्स डिपार्टमेंट खत्म, वैट खत्म, टीडीएस खत्म, सारे खत्म। पहले यह संभव नहीं था, आज की डेट में संभव है, क्योंकि आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो चुका है। 225 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, 51 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं, 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। मैं करप्शन इसलिए चाहता हूं ये जड़ से खत्म हो जाए कि उस सनातन संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो करप्शन है। ये पॉलिटिकल पार्टियां हमें जाति के आधार पर बांटती हैं, जाति का अफीम खिला खिला के बांटती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। सत्ता क्यों चाहिए? लूटने के लिए, सेवा करने के लिए सत्ता नहीं चाहिए। ये भाषा के आधार पर बांटती हैं। क्यों? सत्ता चाहिए। सत्ता क्यों चाहिए? लूटने के लिए। जब ऐसा सिस्टम हो जाए कि सत्ता मिलकर भी लूट नहीं पाएंगे, पहली बात चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, खर्चा ही नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा उनके कैडर नहीं कि कोई चंदा उनको दे के उनको कोई चंदा, वो तो डरा धमका के चंदा ले लेते हैं, तो उनको कोई चंदा देने वाला नहीं है।
मेरा यह मानना है कि एकल अभियान इस मामले में भी अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो फिर से अंतिम बात मैं रिपीट करता हूं, कहीं मिस ना हो गया हो। फेसबुक पे जोड़िए, अधिक से अधिक जोड़िए। न भाषा देखिए, न क्षेत्र देखिए, न जाति देखिए। जाति, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठ के सबको अपने फेसबुक पे जोड़िए। आप जहां नहीं हैं वहां तो आप ही हैं, जहां सरकार नहीं है वहां तो आप ही हैं, लेकिन पूरे देश को पता चले कि एकल क्या कर रहा है। और जहां जहां राम रथ जाए उसमें हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखिए अपने साथ। बीच बीच में जहां 1-2 किलोमीटर कुछ न दिखाई पड़े, किसी पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रख दीजिए। ऐसा मैं आग्रह करता हूं। तीसरी बात, मुझे लगता है एक अच्छा समय आ गया है जहां पे डिमांड करने पे सप्लाई हो रही है। जहां डिमांड पे सप्लाई हो तो डिमांड थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो डिमांड करते रहिए। समान शिक्षा की डिमांड करिए, समान नागरिक संहिता की डिमांड करिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून की डिमांड करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की डिमांड करिए, अश्लीलता नियंत्रण कानून की डिमांड करिए, नशा तस्करी के खिलाफ कठोर नियंत्रण कानून की मांग करिए। और अल्टीमेटली जैसे वित्त मंत्रालय का काम है अच्छी वित्त फाइनेंस पॉलिसी बनाना, ऐसे कानून मंत्रालय का काम क्या होता है? अच्छे कानून बनाना। हमारे देश में एक्चुअली क्या हुआ, प्रैक्टिस नहीं हुई। जैसे हमारे देश के रक्षा मंत्री तो विदेश के रक्षा मंत्री से मिलकर रक्षा पे बात करते हैं, हमारे देश के वित्त मंत्री दूसरे अमेरिका के वित्त मंत्री से मिलकर वित्त पे बात करते हैं, लेकिन 2 डिपार्टमेंट को कभी मैंने देखा नहीं। ना मैंने भारत के शिक्षा मंत्री को सिंगापुर के शिक्षा मंत्री, जापान के शिक्षा मंत्री, अमेरिका के शिक्षा मंत्री से बैठ के आपस में शिक्षा पे आदान प्रदान करते नहीं देखा। ना भारत के कानून मंत्री को अमेरिका, सिंगापुर, चीन, जापान, कोरिया के कानून मंत्री के साथ बैठ करके कानूनों के ऊपर आदान प्रदान करते नहीं देखा। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है 80% समस्याओं का समाधान कानून बना के या कानून बदल के या कानून खत्म करके हो सकता है। और कानून बदलने, कानून बनाने, कानून खत्म करने की कोई लागत नहीं होती। इसका मतलब 80% समस्याओं का समाधान फ्री में हो सकता है, बिना किसी एक पैसे के इन्वेस्टमेंट के हो सकता है। और कानून बन कैसे सकता है? हमारे पास 1700 लॉ कॉलेज है, 1700। 5000 से ज्यादा आईएएस रिटायर होने के बाद घर में बैठे, उनके पास कोई काम नहीं है। 5000 से ज्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होकर अपने घर में बैठे, उनके पास कोई काम नहीं है। 5000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लेक्चरर ये रिटायर हो चुके हैं। 5000 से ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार रिटायर होकर घर में बैठे हुए। 1700 लॉ कॉलेज है, हर लॉ कॉलेज के साथ एक आईएएस, एक आईपीएस, एक जज, एक ये सबको जोड़ दिया जाए। लॉ कॉलेज को प्रोजेक्ट के रूप में काम दे दिया जाए। भाई एक काम करो, तुम्हें इस वाले कानून पे देखो दुनिया में सबसे बढ़िया बढ़िया कानून कहां चल रहे हैं, एक कंपैरेटिव चार्ट बनाओ, कंपैरेटिव स्टडी बनाओ, स्टडी बना के सरकार के सामने दे दो। सरकार को बैठे बैठे हर साल 1700 कॉलेज का मतलब 1700 कानून का बेस्ट ड्राफ्ट, दुनिया का सर्वोत्तम ड्राफ्ट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? और लॉ कॉलेज को फायदा हुआ कि नहीं? लॉ कॉलेज के बच्चों को सीखने का मौका मिला, लॉ कॉलेज की जो फैकल्टी उनको भी सीखने का मौका मिला, और सरकार को हर कानून का सर्वोत्तम ड्राफ्ट बनाने का मतलब यही है कि अगर हमारे यहां नशा तस्करी है तो ये देख लो कि दुनिया में कहां कहां नशा तस्करी नहीं है, उनके कानून को कंपैरेटिव करके एनालिसिस करके उसका बढ़िया ड्राफ्ट बना लो। अगर हमारे यहां सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, चीन में सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं हो रहा है, तो अपने कानून को चीन के कानून को कंपेयर करके देख लो। यही तो करना है। समाज और सरकार ये एक दूसरे के पूरक की तरीके काम करते हैं। जैसे ड्राइवर अच्छा हो, जरा जोर से बोलिए, जरा आप कैमरा उधर घुमाइए। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? डॉक्टर अच्छा हो, दवा घटिया हो, शरीर स्वस्थ हो सकता है क्या? आपको खाना बनाना अच्छा आता हो, तेल मसाला खराब हो, अच्छा खाना बन सकता है क्या? मिस्त्री अच्छा हो, उसकी कन्नी वसूली खराब हो, अच्छा घर बन सकता है क्या?
वैसे शासक कितना भी अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होता तब तक न घूसखोरी खत्म होती, न जमाखोरी खत्म होती, न मिलावटखोरी खत्म होती, न कालाबाजारी खत्म होती, न नशा तस्करी खत्म होती है, न मानव तस्करी खत्म होती है, न काला धन खत्म होता है, न हवाला खत्म होता है, न घुसपैठ खत्म होती है, न धर्मांतरण खत्म होता है, न जिहाद खत्म होता है, न मजहबी उन्माद खत्म होता है, न पत्थरबाजी खत्म होती है, न अलगाववाद खत्म होता है, न आतंकवाद खत्म होता है। भगवान की दया से डॉक्टर अच्छा है, अच्छे दवा की जरूरत है, दवा बनाने की कोई लागत नहीं आती, इसलिए हम तो दवा बनाने पे लगे हुए हैं कि अच्छे डॉक्टर के रहते अच्छी दवा बन जाए तो बढ़िया हमारे भारत माता का कल्याण हो जाए। भारत माता की